बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं, लास्ट फैसिलिटी जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है वो है प्रोविडेंट फंड। कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। प्रोविडेंट फंड बेसिकली क्या होता है? प्रोविडेंट का जो बेसिक मीनिंग है वो है फलाह बहबूद फंड। किसके फलाह बहबूद के लिए? एम्प्लॉय की फलाह बहबूद के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एक प्रोविडेंट फंड बनाती है। तो इस फंड का बेसिकली फ़ायदा किसको होता है? इस फंड का फ़ायदा एम्प्लॉय को भी होता है। किस फॉर्म में? कि उसको कैश मिल जाता है। कब कैश मिल जाता है? जब वो रिटायर होता है उस टाइम, या उससे पहले, रिटायरमेंट से पहले भी अगर उसको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है मेडिकल की या अपने बच्चों की शादी के लिए, तो वो इस फंड में से पैसे ले सकता है। और इसका फ़ायदा एम्प्लॉयर को भी होता है। एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होता है? कि एम्प्लॉयर इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन करता है तो वो बेसिकली उसका क्या होता है? वो उसका एक्सपेंस होता है। तो जितनी कंट्रीब्यूशन वो करता है, जितना एक्सपेंसेस वो इनकर करता है, खर्च करता है, इस फंड में पैसे ऐड करता है, उसको क्या मिल जाती है? डिडक्शन। हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी उसकी इनकम आएगी एम्प्लॉयर की, वो अपनी इनकम में से उसने इस फंड पे जितने पैसे खर्च किए होंगे, एक्सपेंसेस किए होंगे, वो उसको माइनस कर सकेगा। ओके, अब देखते हैं कि ये जो फंड है प्रोविडेंट फंड, ये बेसिकली इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन कौन कौन करता है? इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किस किस की है? तो इसमें कंट्रीब्यूशन किसकी है जी? नंबर 1 इसमें कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल वो कितनी है जी? 6000 के एम्प्लॉय को सैलरी देने से पहले उसका एम्प्लॉयर क्या करता है? हर महीने उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेता है और वो डिडक्ट करके इस फंड में ऐड कर देता है। ठीक है, जितनी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है उतनी ही कंट्रीब्यूशन किसने करनी है? एम्प्लॉयर ने। अब एम्प्लॉयर की मर्जी है कि वो इस फंड में कंट्रीब्यूशन आफ्टर 6 मंथ करता है या एनुअली करता है, लेकिन उसने कंट्रीब्यूशन करनी उतनी ही है जितनी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। ओके, एम्प्लॉयर क्या करेगा? अब ये टोटल कितनी हो गई एक साल के लिए? 12,000। इस फंड में 12,000 आ चुका है जी। अब एम्प्लॉयर ने क्या करना है? इन पैसों को, ये एक एम्प्लॉय की फेवर में जा रहे हैं पैसे। अब एम्प्लॉयर ने क्या करना है? इन पैसों को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे इस पे फिक्स इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2,000 रुपीज़ इस पर इंटरेस्ट आ रहा, तो इस फंड में फिर तीसरी कंट्रीब्यूशन किसकी हुई? इंटरेस्ट की। उसको हम फिर क्या कहेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कितना आ गया? 2,000 रुपीज़। ये एक साल के बाद उस पर इतना इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस फंड में कंट्रीब्यूशन 3 तरह से आ रही है। एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है हर साल, एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और इंटरेस्ट क्रेडिट होता जा रहा है इस फंड के अंदर। ठीक है, ये एक साल में फिर कितना हो गया? फॉर एग्जांपल 14,000 हो गया। अब नेक्स्ट ईयर फिर क्या होगा? फिर 6,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा। 6,000 जब वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस फिर इसमें जब वो इंटरेस्ट ऐड होगा, तो दूसरे साल में फिर कितना हो गया? 14,000। फॉर एग्जांपल 14,000, तो 2 सालों में ये कितनी हो गई? 28,000 अमाउंट हो गई। तो इस तरह ये अमाउंट इंक्रीज़ करती जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, जो एक्चुअल पॉइंट है वो ये है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या वो एम्प्लॉय की इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा? जी, ये ऐड नहीं होंगे। ये ऑलरेडी उसकी इनकम में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी उसकी इनकम में इंक्लूड हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल कैसे इंक्लूड हो चुके हैं? कि आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज़, ठीक है, जिसकी आपको पे स्लिप मिलती है कि जी आपको हमने इतने पैसे दिए, लेकिन आपको एक्चुअल कैश मिला कितना है? 49,000। 1,000 किधर गया जी? वो 1,000 जो है वो डिडक्शन हुई है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड के नाम पे। तो प्रोविडेंट फंड में ये अमाउंट चली गई। एक साल के बाद कितनी अमाउंट हो गई जी? ये हो गई 12,000। ठीक है,
और आपको 1 साल का कितने पैसे मिले हैं? 6 लाख रुपीज़। तो आपने ये बेसिकली आपको इतने मिले नहीं हैं, आपके पास ये प्रूफ है कि इतने पैसे आपको मिले हैं, लेकिन एक्चुअल कैश अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास कितना आ गया, यानी कि वो हमारे पास आ गया 5,88,000। ठीक है जी। एक्चुअली कैश जो आपको रिसीव हुआ है वो इतना हुआ है, बाकी जो अमाउंट है 12,000 वो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट हो चुकी है। तो हमने जो टैक्स पे करना है वो इस अमाउंट पे टैक्स पे करना है, हम इस इनकम को दोबारा से इसमें ऐड नहीं करते, इसलिए जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है उसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या वो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन में ऐड होगी? जी, एक तरह से देखा जाए तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फैसिलिटीज़ दे रहा है तो वो ऐड होगी। अभी हम इसका रूल देखते हैं कि कैसे ऐड होगी। उसी तरह फिर क्वेश्चन आता है कि जो इंटरेस्ट आ रहा है क्या वो एम्प्लॉय की इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा? एक तरह से ये भी एक इनकम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ इनकम है, इसलिए इस पर भी टैक्स आएगा। कितना टैक्स आएगा वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो सिंपल रूल जो आप लोगों ने याद रखना है, पहले हम इसको देखते हैं जी कि हमारे पास जो प्रोविडेंट फंड हैं, प्रोविडेंट फंड उसकी बेसिकली 2 मेजर कैटेगरीज हैं। एक है गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड और एक रखती हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है तो उसमें वही कंट्रीब्यूशन किस किस की? एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर की और इंटरेस्ट क्रेडिट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में फिर 2 कैटेगरी बेसिकली होती हैं, एक रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? रिकग्नाइज्ड का मतलब होता है कि जिसको बोर्ड जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनीज जो भी बोर्ड का सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उसके मुताबिक वो काम कर रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड के लिए अप्लाई किया है तो बोर्ड ने उनकी प्रोविडेंट फंड को रिकग्नाइज कर लिया है। इसका फ़ायदा इनको क्या होगा कि एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूशन करता है उसको डिडक्शन मिल जाती है। अगर तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड के सेट किए हुए रूल्स के मुताबिक काम नहीं करती, वो अप्लाई करते हैं तो बोर्ड उनको रिकग्नाइज नहीं करता, उनको रजिस्टर नहीं करता उनके प्रोविडेंट फंड को। तो इस सूरत में एम्प्लॉयर जितनी भी कंट्रीब्यूशन करेगा उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा तो एम्प्लॉयर जितनी कंट्रीब्यूशन करेगा उसको डिडक्शन मिल जाती है एक्सपेंस के तौर पे, लेकिन अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे एम्प्लॉयर को पैसे खर्च करने पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये सारे क्या हैं? जितनी भी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी एग्जैम्प्ट है, ये भी क्या है? एग्जैम्प्ट है, ये भी क्या है? एग्जैम्प्ट है। इन केस उसको जब एंड पे पैसे मिलते हैं उनको कहते हैं अक्यूमुलेटेड बैलेंस। कितना मिला जी? फॉर एग्जांपल उसको 25 लाख रुपए मिला है तो ये भी एग्जैम्प्ट होगा। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है और जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है, ये सारे क्या होते हैं? एग्जैम्प्ट होते हैं। अब बात आ जाएगी रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। उसी तरह इन्हीं फंड में भी इन्हीं चारों की कंट्रीब्यूशन है। अगर तो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें किस किस की कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय की एग्जैम्प्ट, एम्प्लॉयर की एग्जैम्प्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट एग्जैम्प्ट, और जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा वो 50% टैक्सेबल होगा, 50% टैक्सेबल होगा। जो असल
पॉइंट है आपका पेपर में, जो पॉइंट पूछता है वो ये है, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये पेपर में पूछता है वो आपसे, कि इसमें जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो तो चाहे वो गवर्नमेंट का है, रिकग्नाइज्ड है या अनरिकग्नाइज्ड है, वो तो सबका क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिट, इसको हम देख लेते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है जी, पहले हम एक जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है और जो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसको देख लेते हैं कि उसका न्यूमेरिकल कैसे करना है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कितनी, उसने कहा जी 90,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितनी है जी 90,000, हमने कहा था इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना 18,000, तो हमने क्या कहा कि इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, एग्जैम्प्ट एग्जैम्प्ट एग्जैम्प्ट, बहुत सिंपल। कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है, तो हम क्या करेंगे जी, क्या रूल पढ़ा है हमने, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन एग्जैम्प्ट, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल 8,000 है, इसकी भी 8,000 है, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ जी 20,000, ये 2,000, सब क्या है एग्जैम्प्ट। ठीक है, इवन के जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में से वो भी एग्जैम्प्ट होगा। जो एक्चुअल केस है वो है केस नंबर 3 कि रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है और जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है इनका क्या ट्रीटमेंट है। ये आपने बहुत ध्यान से और गौर से समझना है जी, क्योंकि पेपर में आपको ये वो पूछता है केस। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन बाकी दो केसेस की तरह ये क्या है एग्जैम्प्ट है, ऑलरेडी चूंकि हमारी इनकम में इंक्लूड हो चुकी है, हम इसको अपनी इनकम में दोबारा ऐड नहीं करेंगे। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितनी है जी 20,000, रूल आपने याद रखना है कि ये एग्जैम्प्ट है, ये क्या है एग्जैम्प्ट है। कितना, ये हमारे पास दो स्टैंडर्ड आ गए, एक 10% ऑफ सैलरी, यहाँ पे वैसे सैलरी के 6 कंपोनेंट्स हैं लेकिन यहाँ पे हमने सैलरी के 2 कंपोनेंट्स देखने हैं, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस। ठीक है, उन दोनों को ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे इस केस के अंदर उसने बेसिक सैलरी दी हुई है 7 लाख, कमीशन दिया हुआ है 30,000, उसने डियरनेस अलाउंस नहीं दिया हुआ, तो हम सिर्फ 10% किसका लेंगे, बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी हमारे पास कितनी आ गई 7 लाख, इसका 10% ले लें जी, कितना आ गया 70,000। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई 70,000 और 1 लाख, इन दोनों में से जो लेसर है वो एग्जैम्प्ट है। 1,50,000 और 70 में से कौन सा लेसर है जी 70,000 लेसर है, ये एग्जैम्प्ट हो गया, इसको हम क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ओके, ये एक लिमिट आ गई जी कि यहाँ तक एग्जैम्प्ट है। कंट्रीब्यूशन कितनी हो रही है 20,000 की, एग्जैम्प्ट की लिमिट कितनी है 70,000, तो 20,000 में से 70,000 माइनस करें, होता है माइनस, नहीं होगा, ये भी क्या है एग्जैम्प्ट है। इसका मतलब ये है कि 70,000 तक माफ है, तो कंट्रीब्यूशन हो कितनी रही है 20,000, तो फिर वो क्या होगी एग्जैम्प्ट होगी। क्लियर, या आप इस तरह समझ लो कि 20,000 में से 70,000 माइनस नहीं होगा, नहीं हो सकता, इसलिए ये एग्जैम्प्ट है। यहाँ पे इनकेस अगर 70,000 होता और जो एग्जैम्प्ट की लिमिट आ जाती 20,000, तो फिर ये माइनस हो सकना था, तो 50,000 टैक्सेबल हो जाना था। लेस द लेसर फ्रॉम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अब हमारे पास 70,000 है और 1,50,000 है, इन दोनों में से जो लेसर है उसको अपने क्या करना है एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन में से लेस करना है। तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितनी है 20,000, तो 70,000 लेसर है, इसमें से माइनस नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट 18%, कितना 6,000, तो ये एग्जैम्प्ट है कितना अप टू 16% ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 18% पे 6,000, तो इसका रूल क्या है कि ये एग्जैम्प्ट है 16%, इंटरेस्ट कितना आ गया 6,000, एग्जैम्प्ट कितना है 16%, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है वो 18% इंटरेस्ट आया है।
जो भी जब भी इस तरह की बात होती है तो आपने क्या करना है, जो आपका गिवन होता है उसको आप डिनोमिनेटर में रखते हो और जो रिक्वायर्ड हमारा उसको हम ऊपर रखते हैं और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करके, फॉर एग्जांपल ये आ गया जी 4000। हमने कहा कि 16% तक एग्जाम्प्ट है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एग्जाम्प्ट की लिमिट कितनी है? 18% तक। यहाँ पे उसने 18% सॉरी 16% तक, यहाँ पे उसने कितना दिया है? 18%। तो फिर क्या करेंगे? 16 तक तो एग्जाम्प्ट है, तो अगर इससे ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे? 16/17, 16/18, 16/19, 16/20, यहाँ पे जितनी भी परसेंटेज दी होगी हम उसे 16 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में 18% है। अगर 20 होता है यहाँ पे कि जी 6000 जो 20% है, तो फिर हमने क्या करना था? 16/20। ओके, फॉर एग्जांपल जी ये हमारे पास आ गया 4000 और इसका कंपैरिजन कर लेना है 1/3 ऑफ सैलरी, वही बेसिक सैलरी प्लस टियरनेस अलाउंस। तो बेसिक सैलरी कितनी है? 7 लाख, उसका 1/3 ले लिया, फॉर एग्जांपल जी 2,10,000 आ गया। अब इन दोनों में से लेसर विल बी एग्जाम्प्ट। एक हमारे पास 4000 है और एक हमारे पास 2,10,000 है, तो लेसर इनमें से कौन सा है? ये। इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर। ये खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रह गई। तो उन्होंने कहा जी 4000 तक एग्जाम्प्ट है, तो इंटरेस्ट आ कितना रहा है इस फंड में? 6,000। तो फिर बाकी कितना आ गया? 2000 टैक्सेबल होगा। क्लियर? ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये आपका न्यूमेरिकल का भी पार्ट है। स्टूडेंट इसको बार बार देखिएगा इस पॉइंट को। फॉर एग्जांपल अगर उसने यहाँ पे एक 19% दिया हुआ है तो आप लोगों ने क्या करना है? 16/19। क्लियर है? 20 दिया हुआ है, 16/20। अगर फिर 16 दिया हुआ है तो फिर वो ये सारे का सारा पॉइंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 14 दिया हुआ है, सारे का सारा एग्जाम्प्ट। ये ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहता है जी इंटरेस्ट क्रेडिट एट द रेट 16%, 6000, तो वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, उसको कुछ भी ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे मोस्टली जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उसमें 90% न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम्प्ट हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि मैंने ये प्रोविडेंट फंड के जो पॉइंट्स है आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।